प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बी द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रिसर्च मैथोडोलॉजी में उपकल्पना के विषय में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, सामाजिक प्रघटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययनों में उपकल्पनाओं या प्राकल्पनाओं का निर्माण और उनका प्रयोग और उनकी उपयोगिता अनुसंधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। और उपकल्पना को अनेक बार हम प्राकल्पना, परिकल्पना, पूर्वकल्पना आदि नामों से भी संबोधित करते हैं। विद्यार्थियों, किसी भी सामाजिक प्रघटना के वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुसंधानकर्ता वस्तुतः एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वह अपना अनुसंधान कार्य उपकल्पना से प्रारंभ न करें। उपकल्पना के अभाव में अनुसंधान की न तो दिशा निर्धारित होती है और न ही विषय क्षेत्र का ज्ञान अनुसंधानकर्ता को हो पाता है। एक अनुसंधानकर्ता के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह आंकड़ों के संकलन, अवलोकन के लिए अपनी कल्पना, अनुभव या अन्य किसी स्रोत के आधार पर एक कार्यकारी तर्क वाक्य यानी कि वर्केबल प्रपोजिशन का निर्माण करें और बाद में अनुसंधान के दौरान इस तर्क वाक्य का परीक्षण करें। और यही जो तर्क वाक्य है वही आगे चल करके उपकल्पना, हाइपोथेसिस या सामान्यतः हम इसको प्राकल्पना के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, आज हम इस प्राकल्पना के कुछ विस्तृत अर्थ में और इसकी परिभाषाओं के विषय में आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि उपकल्पना को सामान्यतः एक कार्यकारी या तर्क वाक्य या कामचलाऊ सामान्यीकरण माना जाता है। इस तर्क वाक्य अथवा सामान्यीकरण के अनुसंधान के दौरान जो परीक्षा की जाती है वह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। विद्यार्थियों, उपकल्पना का जो शाब्दिक अर्थ है या शब्द विस्तार के हिसाब से यदि हम इसको देखें तो पूर्व चिंतन अर्थात पहले से सोचा गया कोई विचार या किया गया चिंतन। इसी क्रम में गुड्डे और हॉट ने अपनी जो महत्वपूर्ण कृति है मेथड्स इन सोशल रिसर्च, उनकी एक रचना है और उसमें इन्होंने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है और यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है। दो चीज़ें विद्यार्थियों इसमें आपको देखने को मिले, एक तो भविष्य की ओर देखती है और दूसरा तर्कपूर्ण वाक्य है और जिसकी वैधता का परीक्षण वो किया जा सकता है। वैधता के परीक्षण के बाद यह सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार उपकल्पना जो है वो एक विचार, दशा या सिद्धांत होती है जो कि संभवतः बिना किसी विश्वास के स्वीकार कर लिया जाता है और जिससे कि उसके तार्किक परिणाम निकाले जा सकें और ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके। विद्यार्थियों, जॉर्ज लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में उपकल्पना को परिभाषित करते हुए लिखा कि उपकल्पना एक सामयिक, कामचलाऊ सामान्यीकरण अथवा निष्कर्ष है और जिसकी सत्यता परीक्षण करना अभी बाकी है। आपने बिल्कुल प्रारंभिक चरण में जो प्रारंभिक चरण थे उसमें उपकल्पना को कोई मनगढ़ंत अनुमान, कल्पनापूर्ण विचार अथवा सहज ज्ञान इत्यादि कुछ भी हो सकता है और जो क्रिया अथवा अनुसंधान का जो है वो आधार बन जाता है, यानी कि अनुसंधान के लिए उपयोगी आधार प्रदान
करने का जो काम है वो उपकल्पना के द्वारा ही किया जाता है, या उपकल्पना को ही हम इसका आधार मान सकते हैं। E.S. वोगार्ट्स ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में स्पष्ट करते हुए लिखा कि परीक्षित किया जाने वाला तर्क, यानी कि परीक्षण किया जाने वाला जो तर्क है या तर्क वाक्य जो है, वही एक उपकल्पना है। और F.N. कलिंजर ने अपनी डेफिनेशन में, अपनी परिभाषा में लिखा कि उपकल्पना को दो या अधिक चल राशियों अथवा चरों के संबंधों का कथन। क्या कहा कि उपकल्पना दो या दो से अधिक चल राशियों अथवा चरों के संबंधों का कथन है। ये जो परिभाषाएं हैं ये सारी प्रयोगात्मक अनुसंधानों से संबंधित है और जिसमें प्रयोगकर्ता तथ्यों के अनुभवाश्रित संबंधों का परीक्षण करता है। उपकल्पना जो है वो अनुभवाश्रित इसलिए होती है क्योंकि उसका संबंध उन तथ्यों से होता है जिन्हें हम प्रकृति के निरीक्षण में स्वतः ही पाते हैं। अनुभवाश्रित उपकल्पना के चरों की कार्यवाहक परिभाषा जो है वो की जा सकती है और इसके अतिरिक्त ये चर जो हैं उन घटनाओं की ओर इंगित करते हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षित किया जा सकता है और जिन्हें मापन योग्य भी बनाया जा सकता है। ये जो परिभाषाएं हैं कुछ विशेष और तकनीकी हैं। वास्तव में जो टाउनसेंड की जो सबसे सरल और उपयुक्त परिभाषा है वो ये है कि उपकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया समाधान है या उसका उत्तर है। उपकल्पना जो है उसको परिभाषित करते हुए टाउनसेंड ने लिखा कि उपकल्पना जो है वो अनुसंधान की समस्या, यानी कि अनुसंधान को हम ऐसा ही मानते हैं कि अनुसंधान विषय या हमारी जो समस्या है वो उसके लिए जो समाधान सुझाया गया है वही प्रागल्पना मानी जाती है। पी.वी. यंग ने अपनी डेफिनेशन में लिखा कि एक कार्यवाहक उपकल्पना एक कार्यवाहक केंद्रीय विचार है जो कि उपयोगी अध्ययन का आधार बन जाता है। ये जो सारी परिभाषाएं हैं इनको हम सुगमता के आधार पर विश्लेषित कर सकते हैं और उपकल्पना एक ऐसा कार्यकारी तर्क वाक्य, पूर्व विचार, कल्पनात्मक धारणा या पूर्वानुमान होता है जिसे अनुसंधान करता या अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर पहले से ही निर्मित कर लिया जाता है एवं अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता उपकल्पना की वैधता का परीक्षण करता है। वैधता के परीक्षण में हमें यहाँ क्या करना है, सत्यता और उसकी असत्यता को जांचना होता है या हमारे द्वारा दिया गया जो कार्यवाहक विचार है या काम चलाऊ जो सामान्यीकरण है वो कितना प्रासंगिक है, कितना वैध है और कितना अवैध है, कितना वैध है और कितना अवैध है, इस सब की जो जानकारी है और वो वैधता का परीक्षण कहलाता है। यह उपकल्पना सत्य एवं असत्य दोनों हो सकती है और यदि अनुसंधान में संकलित एवं विश्लेषित किए गए तथ्यों के आधार पर उपकल्पना प्रमाणित हो जाती हैं एवं इसी प्रकार की उपकल्पना अनेक स्थानों पर अर्थात समग्र एवं काल से परे प्रमाणित होती जाती हैं तो धीरे धीरे वह एक सिद्धांत के रूप में प्रतिस्थापित हो जाती है। यानी कि जब एक प्राकल्पना जो है वो समग्र और काल से परे प्रमाणित होती जाती है तो वो एक सिद्धांत का रूप ले लेती है। विद्यार्थियों, ये तो थी प्राकल्पना की कुछ परिभाषाएं और उसका अर्थ। अब हम एक प्राकल्पना की विशेषताओं के विषय में बात करेंगे कि प्राकृतिक हो या सामाजिक हो, दोनों ही प्रकार के विज्ञानों में सामान्यतः अनुसंधान करता अपना जो अध्ययन है वो किसी उपकल्पना के आधार पर ही प्रारंभ करता है और
गुड्डे और हार्ट ने अपनी पुस्तक मैथ्स इन सोशल रिसर्च, जिसमें इन्होंने उसकी परिभाषा भी बताई थी, और इस परिभाषा के दौरान इन्होंने इसकी 5 विशेषताएं यहाँ बताई। स्पष्टता, अनुभवाश्रितता या अनुभव सिद्धता हम इसको कह सकते हैं, विशिष्टता और उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित और सिद्धांतों से जुड़ी हुई। इन सब के आधार पर कुछ कॉमन विशेषताओं की यदि हम बात करें, उपकल्पना की कुछ कॉमन विशेषताएं यदि हम यहाँ बताएं, तो ये हम बता सकते हैं कि उपकल्पना सरल और अध्ययन विषय के अनुरूप होनी चाहिए। यदि अध्ययनकर्ता अपनी अध्ययन समस्या से भली भांति परिचित है और वैज्ञानिक प्रकृति वाला है, तो वह सुगमता से उपकल्पना का निर्माण करता है। उपकल्पना जो है वो अनुसंधान का कार्य का मार्ग निर्देशित करने वाली होनी चाहिए, अन्यथा अनुसंधानकर्ता जिन तथ्यों का एकत्रीकरण करेगा उनमें से अधिकांश अनुपयोगी हो जाएंगे या तथ्यों का एक अनावश्यक जंगल एकत्रित हो जाएगा। उपकल्पनाओं में अवधारणात्मक स्पष्टता होनी चाहिए, अर्थात एक तो अवधारणाएं, उनके शब्द और उनकी विचारधाराएं स्पष्ट और भ्रम रहित होनी चाहिए, यानी कि एक से अधिक अर्थ देने वाला वो नहीं होना चाहिए। एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग अवधारणात्मक दृष्टि से किया जाना चाहिए। उपकल्पनाओं में ऐसे पूर्व विचार एवं अवधारणाएं होती हैं जिनकी सत्यता की जांच वास्तविकता के तथ्यों के आधार पर की जा सकती है और इनमें किसी भी प्रकार की आदर्शात्मकता नहीं होनी चाहिए। उपकल्पना को आवश्यक एवं उपलब्ध प्रविधियों के अनुरूप होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उपकल्पना को अव्यावहारिक माना जाता है। परंतु इसका अर्थ कभी ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम पद्धतियों का विकास नहीं कर सकते या पद्धतियाँ विकसित नहीं कर सकते। और गुड्डे और हार्ट ने लिखा है कि जो सिद्धांत शास्त्री यह नहीं जानते हैं कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं उपलब्ध है, तो वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में जो सफल नहीं रहता है और असफल हो जाता है। व्यवहारिक प्रश्नों का निर्माण वो नहीं कर पाता है। विद्यार्थियों, उपकल्पनाएं जो हो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, अर्थात इसमें अनुसंधानकर्ता को आदर्श मूल्य और स्वयं की भावनाओं को महत्व न देकर उन्हें वस्तुनिष्ठ आधारों पर निर्मित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये थी प्राकल्पना की कुछ विशेषताएं। आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे।